नमस्कार। आज हम बौद्ध साहित्य की एक बहुत ही विशाल और समृद्ध दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये वो ग्रंथ हैं जिन्होंने सदियों से मतलब पूरे एशिया की संस्कृति, कला और दर्शन को एक आकार दिया है। और हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक व्यक्ति के विचार जो शुरू में सिर्फ मुंह ज़बानी सुनाए जाते थे, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी साहित्यिक परंपरा में बदल गए। बिल्कुल, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है। स्रोत बताते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद कई सदियों तक उनकी शिक्षाएं लिखी ही नहीं गई। उन्हें बस परिषदों में मतलब बड़ी बड़ी सभाओं में सुनाया जाता था, और जो भिक्षु होते थे वो उन्हें याद कर लेते थे। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना असाधारण है। बिना लिखे ज्ञान के इतने बड़े भंडार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। पहली बार इन शिक्षाओं को ताड़ के पत्तों पर लगभग 80 ईसा पूर्व में श्रीलंका में राजा वट्टगामनी अभय के समय में लिखा गया। तो आज हमारा मिशन यही है। हम इस पूरी यात्रा को समझेंगे कि ये साहित्य कैसे संरचित है, इसकी मुख्य श्रेणियां क्या हैं और कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के अंदर क्या है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो साहित्य है ये मुख्य रूप से 2 भाषाओं में बटा हुआ है, और ये सिर्फ भाषा का फर्क नहीं है। हाँ, हमारे स्रोत इसे साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं, पाली ग्रंथ और दूसरे गैर पाली जो ज्यादातर संस्कृत में है। तो हम पाली से शुरू करते हैं, और पाली साहित्य को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पिटक जो कि मूल ग्रंथ है, और अनुपिटक यानी मूल ग्रंथों के बाद लिखे गए ग्रंथ। यहाँ पिटक शब्द का मतलब है टोकरी। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि उस जमाने में पांडुलिपियों को सचमुच में टोकरियों में ही संभाल कर रखा जाता था। और इन मुख्य ग्रंथों की 3 टोकरियां हैं जिन्हें एक साथ त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो 3 टोकरियां। पहली है विनय पिटक। स्रोत बताते हैं कि ये बौद्ध संघ यानी भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए नियमों की एक किताब है। अब एक नियम कानून की किताब थोड़ी सूखी लग सकती है। क्या इसमें सिर्फ नियम ही नियम है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, पर ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। इसके 4 भाग हैं। जैसे एक है सुत्त विभंग। इसमें हर नियम के पीछे की कहानी दी गई है कि किसी भिक्षु ने कोई गलती की जिससे संघ में कोई समस्या हुई, और तब बुद्ध ने उस स्थिति को ठीक करने के लिए एक नियम बनाया। अच्छा, तो ये एक तरह से केस स्टडीज की तरह है। यह तो काफी दिलचस्प है। हाँ, कह सकते हैं। फिर खंदक है जो मठवासी जीवन के रोजमर्रा के नियम तय करता है, और अंत में है परिवार जो प्रश्न उत्तर के रूप में एक तरह का सार है, एक समरी है। समझ गया। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है, सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेश और प्रवचन है, और ये 5 निकायों मतलब संग्रहों में विभाजित है जी। और इन 5 में से खुद्दक निकाय पर खास ध्यान देना चाहिए। इसमें कुछ सबसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ शामिल हैं। बिल्कुल, जैसे कि धम्मपद। इसे तो बौद्धों की गीता भी कहा जाता है। सही कहा। और जातक कथाएं भी इसी में हैं, जो बुद्ध के 549 पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इसके अलावा थेर गाथा और थेरी गाथा जैसे ग्रंथ भी हैं, जो वरिष्ठ भिक्षुओं और भिक्षुणियों की कविताएं हैं। ये बहुत ही व्यक्तिगत हैं। वाह, तो नियम हो गए, उपदेश हो गए। अब ये तीसरी टोकरी अभिधम्म पिटक, ये क्या है? स्रोत इसे थोड़ा दार्शनिक बताते हैं। हाँ, ये बौद्ध शिक्षाओं का एक दार्शनिक और सैद्धांतिक विश्लेषण है। ये कहानियों के बारे में कम और अवधारणाओं के बारे में ज्यादा है। मतलब ये थोड़ा गहरा है? बहुत गहरा। ये चेतना यानी चित्त, मानसिक अवस्थाओं और प्रतीत्य समुत्पाद मतलब हर चीज के एक दूसरे पर निर्भर होने के सिद्धांत जैसी चीजों पर विस्तार से बात करता है। इसकी 7 पुस्तकें हैं, जिनमें से एक कथावस्तु अशोक के समय में तीसरी परिषद के दौरान जोड़ी गई थी। ठीक है, तो त्रिपिटक के बाद हमारे पास अनुपिटक नाम के ग्रंथ हैं। ये कैनन के बाद के पाली ग्रंथ हैं। इनमें से एक बहुत प्रसिद्ध है, मिलिंद पन्हु। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि मिलिंद पन्हु एक इंडो ग्रीक राजा मेनांडर, जिन्हें पाली में मिलिंद कहा गया, और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक संवाद है। ये उस समय के सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अद्भुत उदाहरण है। और दूसरे महत्वपूर्ण अनुपिटक ग्रंथों में श्रीलंका के इतिहास पर आधारित दीपवंश और महावंश शामिल हैं, और बुद्ध घोष की विशुद्धि मग्ग भी,
जो बौद्ध दर्शन का एक बहुत बड़ा सारांश है। जी बिल्कुल। अब एक बड़ा बदलाव आता है। महायान बौद्ध धर्म का उदय होता है और संस्कृत भाषा प्रमुख हो जाती है, और इसके साथ साहित्य की एक पूरी नई धारा आती है। और इस धारा में कुछ बहुत ही प्रभावशाली विचारक शामिल हैं। उदाहरण के लिए अश्वघोष, जो पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे। हाँ, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, बुद्ध की एक महाकाव्य जीवनी। उन्होंने सौंदरानंद और वज्र सूची भी लिखी, जो जाति व्यवस्था की आलोचना करती है। एक और बहुत विशाल ग्रंथ है महाविभाषा शास्त्र, जिसे कनिष्क के संरक्षण में संकलित किया गया था। इसे तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश ही माना जाता है। ये त्रिपिटक पर एक बहुत ही विस्तृत टिप्पणी है। और फिर आते हैं नागार्जुन। उन्होंने माध्यमक कारिका लिखी, जिसने शून्यवाद यानी शून्यता के सिद्धांत की नींव रखी। ये बौद्ध दर्शन में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यावदान, जिसमें अशोक वदान समेत 38 बौद्ध कहानियां हैं, और ललित विस्तर, जो बुद्ध के जीवन का विस्तृत विवरण देता है। और हाँ, प्रज्ञा पारमिता साहित्य, जो महायान दर्शन का एक तरह से मूल है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब इतना बड़ा साहित्य ये आज भी क्यों मायने रखता है? स्रोत इस पर कई महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। सबसे पहले, इसने बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित किया। ये तो सबसे जरूरी बात है। दूसरा, इसने बहुत ही समृद्ध दार्शनिक प्रणालियां विकसित की। शून्यवाद जैसी अवधारणाओं ने सदियों तक विचारकों को प्रभावित किया है। और इसका प्रभाव सिर्फ किताबों तक ही तो सीमित नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। इस साहित्य ने पूरे एशिया में कला, वास्तुकला और संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह ज्ञान का एक वाहन था जो महाद्वीपों में यात्रा करता था। तो हमने मौखिक परंपराओं से लेकर पाली कैनन के संगठित पिटकों तक, और फिर संस्कृत में महायान के गहन दार्शनिक ग्रंथों तक एक अविश्वसनीय यात्रा की है। यह सच में ज्ञान के संरक्षण और उसके विकास की एक कहानी है। ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि विचार कैसे यात्रा करते हैं, भाषाएं कैसे बदलती हैं और संस्कृतियां एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में आगे सोचा जा सकता है। जब एक शिक्षा सैकड़ों वर्षों तक मौखिक रूप से प्रसारित होने के बाद पहली बार लिखी जाती है, तो क्या उसका सार बदल जाता है? क्या लिखने की क्रिया उसे स्थिर कर देती है, या यह व्याख्या के नए रास्ते खोलती हैं? इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।